Welcome to Study IQ. I'm Amit Waridi Kellore. Who is a fan of Tom and Jerry? I was and I am. अगर आपने एक टॉम एंड जेरी में नहीं देखा तो किसी न किसी और कार्टून में जरूर देखा होगा। कुछ ऐसा ऐसा सीन होता है कि एक कार्टून कैरेक्टर, जैसे इस वाले सीन में टॉम होता है, तो वो कुछ जेरी को कुक करने के लिए कोई प्लान बना रहा होता है, ठीक है, एंड समहाउ और द अदर समथिंग हैपेंस, सम शेननिगन्स हैपेंस, और वो खुद ही अपने आप को वहां पे गाजर काटता रहता है, उस कढ़ाई को खुद ही बैठ जाता है, नमक काली मिर्च डाल के नीचे से आग लगा देता है और वो अपने आप को खुद ही कुक करने लग जाता है। नाउ दिस सीम्स फनी व्हेन वी वॉच इट इन आवर होम्स। इट इज अब्सर्ड, इट इज फनी, क्योंकि जो कार्टून कैरेक्टर है वो खुद को ही कुक करने लग रहा है, उसको नहीं पता है। वी गेट द एंटिसिपेशन कि इसको थोड़ी देर में पता चलेगा, थोड़ी देर में पानी गर्मी इसको लगने लगेगी, एंड दैट वुड बी फनी फॉर अस एंड वी लाफ आउट लाउड जब हम ये देखते हैं। एक ये चीज हो, ठीक है। द फर्स्ट थिंग, ये कैरेक्टर मैं आपको एक मोमेंट याद दिलाना चाहता हूं व्हेन द कार्टून कैरेक्टर कुक्स इटसेल्फ एंड द होल वर्ल्ड, जितने भी ऑडियंसेस होते हैं, लाफ्स ऑन इट बिकॉज इट सीम्स स्टूपिड, ही इज मेकिंग अ फूल ऑफ देमसेल्फ। द सेकंड थिंग, आपने कुछ मूवीज देखी होंगी, प्रोबेबली ज्यादातर हॉलीवुड वाली ऐसी मूवीज होती हैं व्हेन देयर इज अ ग्लोबल थ्रेट ऑन द वर्ल्ड, जैसे कि कोई एलियन अटैक हो जाता है एंड देन दे इन द क्लाइमेक्स द रैली ऑल अराउंड द वर्ल्ड, और सारे के सारे कंट्रीज एक साथ आते हैं एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए। एक मूवी थी इंडिपेंडेंस डे, उसमें एलियंस अटैक कर देते हैं और कुछ इस प्रकार से प्लॉट होता है कि लास्ट मोमेंट पे सारे कंट्रीज को एक मोमेंट पे अटैक करना होता है एंड ऑल कंट्रीज कोलैबोरेट टुगेदर। मार्शियन मूवी में भी जब जो प्रोटैगनिस्ट है वो मार्स पे फंस जाता है तो चाइना कम्स टू हेल्प यूएस, ऐसे ना डिफरेंट कंट्रीज की कोलैबोरेशन। अराइवल में जितनी भी एलियन जो वर्ल्ड थ्रेट, ग्लोबल थ्रेट होता है, द की हियर इज दैट कि मूवीज में दिखाते हैं कि क्लाइमेक्स में ना सारे कंट्रीज एक साथ कोलैबोरेट करते हैं टू फाइनली अचीव दैट एम। ये दो चीजें, ठीक है। सो वन दिस कार्टून दिस थिंग एंड अनदर इज दिस मूवी थिंग। ये जो मूवीज का कोलैबोरेशन का है, आई थिंक इसकी तो इल्यूजन हमारी टूट चुकी है। राइट नाउ जो हमने पिछले एक साल में कोरोना पैंडेमिक का वर्ल्ड का रिस्पांस देखा है, वी हैव रियलाइज्ड कि फाइनली लास्ट में ह्यूमैनिटी जब सामने आ जाती है कोलैबोरेट करने के लिए, एक सिंगल ग्लोबल थ्रेट को फेस करने के लिए, आई डोंट थिंक सो दे आर वेरी सक्सेसफुल। मिस इन्फॉर्मेशन, एक दूसरे के साथ ब्लेमिंग, पॉलिटिकल इश्यूज, चाइना को ब्लेम कर दो तो उनको इंडिपेंडेंट रिसर्च मान लो तो ट्रेड, मतलब इट्स अ थिंग, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स, इट्स नॉट वेरी इजी। यस वी डू अचीव, फाइनली कोरोना को खत्म तो कर दिया, बट आई डोंट नो इट वाज एज मच ऑफ दिस इंडिविजुअल कोलैबोरेशन या फिर कंट्री ने अपने पर्सनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। सेकेंड, related to this is what the situation of ours is right now. We are actually living in a planet and we are actually वार्मिंग इट अप। खुद ही उसके अंदर है, कढ़ाई के अंदर, और हम खुद ही उसके अंदर आग लगाए जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने बोला कि अगर हमारे कंट्रीज ने अपने ग्लोबल एमिशंस को नहीं कट किया, सो वी आर एक्चुअली हेडिंग टुवर्ड्स अ कैटास्ट्रॉफिक पाथ, जहां पे बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 2.7 डिग्री से अधिक बढ़ जाएगा। प्री इंडस्ट्रियल लेवल यानी कि 1850 से पहले पूरे के पूरे वर्ल्ड का एक एवरेज टेम्परेचर था। उस एवरेज टेम्परेचर में, जो कि 1850 से पहले था, आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन देयर हैज बीन चेंजेस, क्योंकि हम ग्रीन हाउस गैसेज को एमिट करते हैं एनवायरमेंट के अंदर, जिसकी वजह से हमारा जो अर्थ है, एनवायरमेंट जो है, वो थोड़ा सा गर्म हो रहा है, वार्म अप हो रहा है। वो 2.7 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाएगा बाय द एंड ऑफ द 2100 सेंचुरी, अगर अभी हमारे कंट्रीज ने जो एमिशंस है उनको कट नहीं किया। यूनाइटेड नेशंस ने एक रिपोर्ट लिखी है कि 191 कंट्री ने जो जो प्रॉमिस किए थे एमिशंस को रोकने के लिए 2015 के पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के द्वारा, उससे ग्लोबल वार्मिंग की जो लिमिट है 1.5 डिग्री सेल्सियस, वो नहीं रोक पाएगी। इसमें काफी सारी कॉम्प्लेक्स चीजें आई होंगी, लेट्स ट्राई टू सी, सारी की सारी मिलके काउंट करते हैं। इंडीड 1.5 डिग्री तक रोकने का इरादा था, लेकिन एक्चुअली में हम कम से कम बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट 80 ईयर्स हम अपनी पूरे के पूरे अर्थ को 2.7 डिग्री से भी अधिक हीट कर देंगे, जिससे हमारी पोलर आइसेस और जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो जाएंगे एंड देयर विल बी मच मोर क्लाइमेट चेंजेस आल्सो। एक्सट्रीम इवेंट्स, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, फॉरेस्ट फायर्स, समर्स जो ज्यादा गर्मी वाली हों, विंटर्स जो ज्यादा सर्दी वाली हों, ऐसी बढ़ जाएंगी। सबसे पहले देखते हैं कि ये पेरिस एग्रीमेंट क्या था। पेरिस एग्रीमेंट पिछले एक डेकेड का सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट था। ये ऑब्वियसली इसका नाम पेरिस है तो ये पेरिस में हुआ था। इट वाज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। 30 नवंबर से 11 दिसंबर 2015 के बीच में 195 देशों के सारे रिप्रेजेंटेटिव पेरिस और फ्रांस में मिले और उन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जिसका एम था कि ग्लोबल जो ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस हैं उनको रिड्यूस किया जाएगा
ताकि जो ये क्लाइमेट चेंज से आने वाले जो चेंजेस हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो आइस कैप मेल्टिंग है, जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, इनको रोका जा सके। ये 32 पेज का पेरिस एग्रीमेंट, जिसके अंदर 29 आर्टिकल हैं, रिकॉग्नाइज किया जाता है इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक डील रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज। व्हाट इज पेरिस एग्रीमेंट? बहुत सरलता से देखें तो इसके अंदर 3 पॉइंट है। सारे के सारे कंट्रीज ने साइन करके इस बात पे अग्री किया है कि एम ये रहेगा कि किसी भी हालत में जो ग्लोबल टेम्परेचर राइज है वो 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए प्री इंडस्ट्रियल लेवल के कॉन्टेक्स्ट में। यानी कि लेट्स से कि 1850 से पहले जो पूरे ग्लोब का एवरेज टेम्परेचर था उसमें 2 डिग्री से ज्यादा का इजाफा नहीं होना चाहिए बाय द एंड ऑफ द 2100 सेंचुरी, जिसके लिए हर कंट्री को अपने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना पड़ेगा, एमिशंस को। सेकंड, कोशिश ये करनी है कि हम उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट कर सके। 2 से तो ऊपर जाना डिजास्टर ही है, नो डाउट्स अबाउट इट, लेकिन हमारा एम रहेगा कि जो वो राइज इन टेम्परेचर हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक ना हो। सेकंड, जो गरीब कंट्रीज हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उनकी एबिलिटी को स्ट्रेंथन करना है ताकि क्लाइमेट चेंज के जो आने वाले इफेक्ट्स हैं वो सब उनसे प्रोटेक्ट हो सके। एक स्टडी के अनुसार बाय द एंड ऑफ 2050 कम से कम नहीं तो 40 से 50 करोड़ एनवायरमेंटल रेफ्यूजी हमारे वर्ल्ड में हो जाएंगे, यानी कि जिनको अपने जगह को, घर को छोड़ना पड़ेगा ड्यू टू द एनवायरमेंटल चेंजेस, सी लेवल बढ़ने की वजह से, फॉरेस्ट फायर की वजह से, ड्रॉट्स की वजह से। नाउ द थिंग वाज दैट पेरिस एग्रीमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि इसमें किसी को टारगेट नहीं दिया गया था कि किस देश को कितने कार्बन ग्रीन हाउसेस गैसेस को कम करना है। व्हाट इट सेड दैट कि एवरी कंट्री विल मेक देयर ओन नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। इट्स एन इंपॉर्टेंट वर्ड, इसको याद कीजिए, इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। इंटेंडेड कि मेरा इंडिया का इंटेंट है इतना, नेशनली हम खुद नेशन के द्वारा, किसी और ने नहीं किया, डिटरमिन करेंगे अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस को कि हम कितने ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस को कम करने के लिए हैं। दे आर नॉन बाइंडिंग नेशनल प्लान्स, मतलब कि हम एक प्लान बताएंगे वर्ल्ड को पेरिस एग्रीमेंट के तहत, वी विल टेल कि हम इतने ग्रीन हाउस गैसेस को कम कर देंगे। नॉन बाइंडिंग है, बाई चांस से नहीं होता है तो कोई लीगल इश्यूज नहीं है। उसके अलावा इसके अंदर हमारे क्लाइमेट रिलेटेड टारगेट्स होंगे ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन से, पॉलिसीज से, और जो गवर्नमेंट के हमारे और जो पॉलिसी इश्यूज होते हैं, जैसे कि हम 2030 तक इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो पेट्रोल और डीजल्स के व्हीकल्स को हटा के 20% इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। तो जो ये पॉलिसी के जो ये इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं, इन सब का उद्देश्य है कि एनवायरमेंटल जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको रिवर्स करने का, इन रिस्पॉन्स टू द क्लाइमेट चेंज एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू अचीव द ग्लोबल टारगेट्स सेट्स इन द पेरिस एग्रीमेंट। सो ग्लोबली टारगेट है कि 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बिल्कुल नहीं होना चाहिए और रोकना 1.5 डिग्री सेल्सियस पे है। तो सारे के सारे 195 कंट्रीज ने डिसाइड किया कि वी विल इंश्योर, हम खुद के टारगेट बनाएंगे और इस चीज को अचीव करने की कोशिश करेंगे। दे आर नॉन बाइंडिंग, याद रखिए, इंपॉर्टेंट बात। अब सवाल यह है कि यूनाइटेड नेशंस का एनालिसिस कहता है सारे कंट्रीज ने आफ्टर द पेरिस एग्रीमेंट अपने अपने इंटेंडेड नेशनल डिटरमिन्ड जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है वो डिक्लेयर किए कि हम ये किया करेंगे। यूनाइटेड नेशंस का एनालिसिस कहता है कि ये जितनी भी करंट प्लेजेस हैं, जिन्होंने जो कंट्रीज ने प्लेज किया कि हम ये अचीव कर लेंगे, they will actually make global emissions would be 16% higher in 2030 than in 2010। तो 2010 में जितने वर्ल्ड ग्लोबल एमिशन कर रहा था, 2030 में इन प्लेजेस के बावजूद वो 16% की उनके अंदर वृद्धि हो जाएगी, जबकि हमारा उद्देश्य था कि 2030 तक हमें 45% इन कंपैरिजन टू 2010 डिक्रीज करने थे। यू रियलाइज? तो 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ जहां पे हर कंट्रीज को डिसाइड करना था कि वो अपने ग्रीन हाउस गैसेस को कैसे कम करेगा। उन सब अपने अपने प्लेजेस बता देते हैं वो, एंड देन दे मेक दिस पॉलिसीज एंड देन दे ट्राई टू कंट्रोल द ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन। यूएन का एनालिसिस उन प्लेजेस को एनालाइज करके कहता है कि इवन अगर ये सारे के सारे प्लेजेस अप्लाई हो जाएं, इंप्लीमेंट हो जाएं, एग्जीक्यूट हो जाएं, अचीव हो जाएं, तब भी 2030 तक 2010 के कंपैरिजन में 16% एक्स्ट्रा ग्रीन हाउस गैसेज एमिट हो रही हैं, जबकि उद्देश्य था कि 45% कम होनी है। तभी वैसे अगर उसको कम करेंगे 45% इन कंपैरिजन टू 2010, तभी वो टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा है उसको कम कर पाएंगे। यूएन सेज विदाउट मच एम्बिशियस कमिटमेंट्स ग्लोबल टेम्परेचर बेसिकली 2.7 डिग्री तो एक्चुअली में हिट होगा ही होगा सेंचुरी तक, विच विल बी ए कैटास्ट्रोफी फॉर द वर्ल्ड। यूनाइटेड स्टेट्स और जो यूरोपियन यूनियन है, जो कि वर्ल्ड के सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट एमिटर्स हैं, चाइना इज द लार्जेस्ट एमिटर ऑफ द वर्ल्ड ग्रीन हाउस गैसेज में, अभी इन्होंने अपने टफर एमिशंस कटिंग टारगेट सेट किए हैं।
बाकी चाइना, इंडिया या फिर सऊदी अरेबिया जो कि और मेजर एमिटर्स हैं, उन्होंने अभी तक अपने टारगेट जो नए इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं उनको टारगेट को सेट नहीं किया है। स्पेसिफिकली ब्राजील और मैक्सिको ने अपनी प्लेज को सबमिट किया, बट उनकी प्लेजेस में ये पता चला कि उनकी प्लेजेस में दे विल कॉज हायर एमिशंस देन दीज कंट्रीज प्रीवियस टारगेट्स, तो उन्होंने प्रीवियस से भी अपनी कम कर दिया। नाउ द सिचुएशन व्हिच एक्चुअली अराइजेस दैट why do you think India and China are unable to do that? Now this is simple कि जो वेस्टर्न थे, यूरोप थे और जो यूएसए था, इनके पास कम से कम नहीं तो 200-250 साल का हेड स्टार्ट है। सो दे एक्चुअली टुक द बेनिफिट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, उन्होंने जी भर के पॉल्यूशन कर लिया। अब पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड, जो ग्रीन हाउस गैसेज इन एमिशन इन द वर्ल्ड है, वो है ओनली लेट्स से कि अराउंड 100% उसको 100 पॉइंटर कर सकते हैं। व्हाट दे डिड वाज दैट कि उन्होंने सिर्फ कुछ कंट्रीज ने, सिर्फ 15 कंट्री 20 कंट्रीज ने मिलके वो कम से कम 80 पॉइंट पॉल्यूशन पूरा का पूरा कर दिया है। अब बचा है सिर्फ 20 पॉइंट। अगर ये 20 पॉइंट कर दिया तो फिर बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग तय ही तय, क्लाइमेट चेंज होके रहेगा। नाउ द कंट्रीज, दोज डेवलप्ड कंट्रीज एक्सपेक्ट फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक चाइना एंड इंडिया कि अब तुम अपनी डेवलपमेंट और प्रोग्रेस को रोको क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, विदाउट कंसीडरिंग कि तुम्हारे जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, तुम्हारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो इसलिए इंप्रूव्ड है क्योंकि तुम 200 साल से पहले फायदा ले रहे थे। सो इंडिया सेज कि वी कैन नॉट कट एमिशंस फास्टर अनलेस जो ये रिच नेशंस है, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये हमको पैसा दे लो कार्बन एनर्जीज और इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करने के लिए। सो फार जो सपोर्ट है, जो कि पेरिस एग्रीमेंट के तहत एक प्लान था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं दे विल कंट्रीब्यूट मनी टू डेवलपिंग कंट्रीज की वो ऐसी लो कार्बन एनर्जी और इंडस्ट्रीज को सेटअप कर सके। तो उन्होंने बोला कि $100 बिलियन की फंड बनाएंगे और उस फंड से अफ्रीकन और एशियन लोगों की मदद करेंगे। हाउएवर दैट इट इज लाइकली कि जितनी भी अमीर कंट्रियां थी, इन्होंने $100 बिलियन का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो नहीं किया। ठीक है, अब इसके साथ दो इंपॉर्टेंट बातें हम समझ गए। 2.7 डिग्री टेम्परेचर तो बढ़ना ही बढ़ना है। ये बात क्यों होने लगी है अचानक से? ये बात इसलिए होने लगी है अचानक से क्योंकि इस साल COP26 है। ठीक है, COP26 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। हर साल ये कॉन्फ्रेंस होती है। जब से पहले साल से हुई थी तो हर साल जब भी नेक्स्ट मिलता है तो उसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस एक हुई, जब दूसरे साल हुई उसको तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 3, इस प्रकार से आगे चलता रहता है। इस साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 है। ये होनी पिछले साल थी, 2020 नवंबर में होनी थी, लेकिन ऑब्वियसली कोविड पैंडेमिक की वजह से कैंसिल हो गई। अब की बार हो रही है इस दी 26 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। इस साल ये यूनाइटेड किंगडम में होगी, ग्लासगो स्कॉटलैंड में, 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक, अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ यूनाइटेड किंगडम। ऑब्वियसली यहां पे अभी इस साल इंपॉर्टेंट काम होने हैं जो कि 2 प्रीलिम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। दोनों वर्ड हैं जो स्टेटमेंट्स हैं, जार्गन वर्ड्स हैं, उनको आइडेंटिफाई कीजिए। देखिए, पेरिस एग्रीमेंट क्या कहता है कि हर कंट्री अपने इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन बनाएगी, ठीक है, टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस। ये नहीं है कि जैसे बिजनेस एज यूजुअल चलता जा रहा है वैसे ना चले, आप अपने खुद के टारगेट बनाइए और उसको टारगेट को अचीव करने की कोशिश कीजिए। इस फ्रेमवर्क में, जो ये पेरिस एग्रीमेंट का फ्रेमवर्क है, एक्सपेक्ट किया जाए था कि हर कंट्री धीरे धीरे इन नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस को एनहांस करेगा हर 5 साल में। कहने का मतलब है रैचेट अप एम्बिशन, कि अपनी जो ये ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने की एम्बिशन है, इसको रैचेट अप, इसको और बढ़ाएगा हर 5 साल में। सो 2015 में INDC सबने पेरिस एग्रीमेंट के तहत अपने अपने डिक्लेयर किए। सो एक्चुअली में 2020 5 साल के बाद पहला मोमेंट था जब ये एनालाइज करना था कि किस कंट्री ने रैचेट अप किया है। इस चीज को याद रखिए, दिस इज द वर्ड रैचेट अप मैकेनिज्म, इट इज एसोसिएटेड विद पेरिस एग्रीमेंट, रैचेट मैकेनिज्म। ठीक है, रैचेट बेसिकली एक रेंच की तरह होता है, पाने की तरह चाबी घुमाने के काम आता है, जिसको थोड़ा बढ़ाने के लिए। तो रैचेट का मतलब बढ़ाना है, कि अपनी एम्बिशन को बढ़ाना है। आप 6 घंटे पढ़ते हो, आफ्टर अ मंथ यू रैचेट अप टू द 8 आवर्स, आफ्टर इन द लास्ट मंथ्स ऑफ द प्रीलिम्स यू रैचेटेड अप टू दी लेट्स से 12 आवर्स। तो उसको बढ़ाने के लिए तो वो पहले इन्होंने कर दिया, लेकिन 5 साल के बाद उसका एनालाइज करना था कि कितना बढ़ाया है, तो वो करना था 2020 में, लेकिन वो कैंसिल हो गई थी। सो 2021 की जो COP26 है वो इंपॉर्टेंट है। व्हाई? बिकॉज दिस रैचेट अप एम्बिशन टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज विल कम अप फॉर द एनालिसिस। इंडीड जो ये यूनाइटेड नेशंस के चीफ की स्टेटमेंट है, दिस इज एक्चुअली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट। क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट 2015 में साइन हुआ था, 2020 वाली वॉज द फर्स्ट सेट टू बी फर्स्ट आइटिरेशन ऑफ द रैचेट मैकेनिज्म।
पहली बार ये गेस किया जा रहा था कि 2020 में अब देखेंगे कंट्री कितना बढ़ाते हैं, जो कि अब 2021 वाले में होगा। पार्टीज बेसिकली, अच्छा ये जो INDC हम सबमिट करते हैं, दो दे आर नॉट लीगली बाइंडिंग नहीं है, बट सारे के सारे कंट्रीज को ना रेगुलरली रिक्वायर्ड है कि वो प्रोग्रेस अपनी सबमिट करे और दे आर सब्जेक्ट टू द इंटरनेशनल पीयर रिव्यू। तो उसको सबको एनालाइज करते हैं कि एक्चुअली में सच में हो रहा है या नहीं हो रहा होता है। इसको कहते हैं एनहांस्ड ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क। तो पार्टी रेगुलरली अपडेट करती रहती है अपने नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन को, और अपडेटेड NDC जो है वो कम नहीं होने चाहिए जो पुराने वाले टारगेट्स थे पहले से, ठीक है। They should actually reflect the higher possible level of ambition। इसी चीज को कह रहे हैं रैचेट मैकेनिज्म। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसका नाम है अ ग्लोबल स्टॉक टेक, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ की वर्ड, ग्लोबल स्टॉक टेक। पेरिस एग्रीमेंट के तहत ग्लोबल स्टॉक टेक का मतलब यह है कि एक एनालिसिस किया जाएगा सारे कंट्रीज के NDC का, कि इन्होंने NDC ये बोले थे और कितना अचीव किया है, कितनी कमी रह गई है। ये ग्लोबल स्टॉक टेक आना है 2023 में। इज कैरिड आउट वंस एवरी 5 years टू असेस द कलेक्टिव प्रोग्रेस मेड टुवर्ड्स अचीविंग द लॉन्ग टर्म गोल्स। यू गेट द आइडिया। चाइना अपने NDC बताएगा, इंडिया अपना बताएगा, US अपना बताएगा, सारे के सारे अपने NDC बता देंगे। सो एक मैकेनिज्म है ग्लोबल स्टॉक टेक का कि हर कंट्रीज के NDC को देखकर एनालाइज किया जाएगा कि ये जो टारगेट है क्लाइमेट चेंज को रोकने का, कॉम्बैट करने का, इज इट बीइंग अचीव्ड और नॉट। वो जो अचीव्ड और नॉट है उसके बेसिस पर ये रैचेट अप मैकेनिज्म चलता है कि भाई सपोज करो 2030 में किया और लेट्स से कि 30% कमी रह गई, सो एवरी कंट्री वुड बी एक्सपेक्टेड कि भाई 30% की कमी रह गई है, रैचेट अप योर ओन NDC, उनको और एम्बिशियस बनाओ क्योंकि वरना ग्लोबल वार्मिंग होकर रहेगी। अब ये आउटकम ऑफ द स्टॉक टेक आर टू टेकन इनटू अकाउंट व्हेन डेवलपिंग नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। तो जब ये स्टॉक टेक के आउटकम्स आएंगे तो उस समय पता चल जाएगा कि हमने कोशिश तो की है लेकिन टेम्परेचर तो 1 डिग्री बढ़ चुका है। तो यानी हमारा जो नेक्स्ट नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन है वो और ज्यादा एम्बिशियस होना चाहिए ताकि टेम्परेचर बिल्कुल ना बढ़ पाए। ग्लोबल स्टॉक टेक बेसिकली एक ऐसा फंडामेंटल कंपोनेंट है पेरिस एग्रीमेंट का जिससे ये रेगुलरली NDC की जो प्रोग्रेस है, क्योंकि आप कहेंगे कि सर ये लीगली बाइंडिंग नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है, तो उसका एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है। लीगली बाइंडिंग तो नहीं है बट दिस इज हाउ एक्चुअली दे कीप ट्रैक ऑफ इट। ऑल्सो दे इंश्योर कि ग्लोबल स्टॉक टेक एनालिसिस से वो बार बार जो NDCs हैं उनको और ज्यादा एम्बिशियस बना सके। फॉर नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट स्टोरी। जो वो मूवीज में हम जो ग्लोबल कोऑपरेशन देखते हैं, व्हेन अ ग्लोबल थ्रेट कम्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ टाइम, प्रोबेबली कोरोना वायरस वाज एक्चुअली फर्स्ट ग्लोबल थ्रेट जो कि पूरे के पूरे वर्ल्ड पे एग्जैक्टली सामने सेम था। व्हाट आई सॉ वाज दैट कि कंट्रीज डोंट कोऑपरेट, पहले अपने वालों को बचाने में लग जाती हैं, बियॉन्ड दैट दूसरे मतलब अपनी वैक्सीन, डेवलप्ड कंट्रीज ने वैक्सीन खरीद ली अपनी पॉपुलेशन से 5-5, 10-10 गुना। पॉलिटिकल इश्यूज में लग जाते हैं, चाइना उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देता, छुपाने की कोशिश करता है, उसकी वजह से कोरोना हो जाता है। And even when we have the vaccines, which was kind of actually divine intervention, क्योंकि जरूरी नहीं थी वायरस की वैक्सीन बन जाती वरना अब तक भी गड़बड़ रहती है, वो वैक्सीन बनने के बावजूद भी जो प्रिविलेज्ड हैं वो ले जाते हैं और जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं दे आर स्टिल एक्चुअली लेफ्ट एट द बैक बर्नर। दिस इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। I really don't think so that we will actually function in an entirely different manner. We'll do exactly what we did with the coronavirus. Hopefully COP26 जो है that might actually give us some better answers. So November में आएगी, we'll update you about it. If you need the PDF of this class, this is a brilliant and awesome Telegram channel that you shall be joining. Several of you are leaving, you should not. You can also hit me on my social media. Have a nice day.